गंभीर, हरियाणा के लिए चिंताजनक और अलार्मी मुद्दे को लेकर हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। खट्टर साहब और नायब सैनी जी की सरकार ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर दी है। 10 साल पहले न पर्ची न खर्ची का षड्यंत्रकारी और झूठा नारा देकर और मेरिट पर हरियाणा में युवाओं को नौकरी देने का झांसा देकर बीजेपी ने, भाजपा ने बड़ी बड़ी बातें की और उसके 2 हल उन्होंने बताए। पहला हल था जो वो 11 जून 2019 को लेकर आए और ये कहा कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 10 नंबर देकर हर बच्चे को रोजगार के मौके का अधिकार देंगे। गरीब से गरीब बच्चे को भी अधिकार मिलेगा। और पर्ची न खर्ची का दूसरा उनका नारा था कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की पारदर्शी भर्तियों के लिए सीईटी यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट साल में 2 बार करवाए और उनके न पर्ची न खर्ची के नारे पे यही तो आधार। पर हुआ क्या? प्रदेश में नौकरियों और युवाओं के भविष्य दोनों को भाजपा ने मलियामेट कर दिया। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आधार पर नंबर देने की नीति को ही हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी मोहर लगा। दूसरा जो आधार था, पिछले 5 साल में अगर साल में 2 बार करवाओ तो 10 बार सीईटी होना चाहिए था, पर 5 साल में 1 बार ही 5 और 6 नवंबर 2022 को सीईटी हुआ और इस सीईटी एग्जाम को ही न्यायालय द्वारा से खारिज कर दिया। तो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी खारिज, सीईटी भी खारिज। असलियत क्या? कपटी और धूर्त भाजपा सरकार ने हरियाणा के युवाओं को कुएं और खाई के बीच की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ तो आज 30,000 से अधिक सरकारी नौकरियों पर पक्के कर्मचारियों के सर पर तलवार लटक गई। दूसरी तरफ कौशल निगम यानी HKRN के माध्यम से लगे कर्मचारियों की नौकरियों पर आज संकट आ गया। और तीसरी तरफ बेरोजगार नौजवान जो हरियाणा के लड़के और लड़कियां हैं, उन्हें मालूम ही नहीं कि अब भविष्य में कोई सरकारी नौकरी लग भी पाएगी या नहीं लग पाएगी। इसके 3 नतीजे और वो कैसे? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने आज से 48 घंटे पहले सोशो इकोनॉमिक आधार पर नंबर देकर लगाई गई नौकरियों और सोशो इकोनॉमिक की पॉलिसी दोनों को सिरे से खारिज कर दिया और यह भी कहा कि 3 महीने में 2019 और उसके बाद लगी सभी नौकरियों की पुनर्मेरिट लिस्ट पर नए सिरे से रिवाइज मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जो खंडपीठ का 24 मई 2025 का जो निर्णय है, 2019 के बाद लगे 30,000 से अधिक अब सरकारी कर्मचारियों की नौकरी खतरे में आ गई। अदालत का फैसला है, 48 घंटे हो गए। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी हमेशा की तरह चुप्पी साधे बैठे। पूरी सरकार ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कोई सांप सूंघ गया। हमारा ये कहना कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार को सामने आकर आज 7 महत्वपूर्ण पहलू हमारे सामने
उनका जवाब श्रीमान नायब सैनी जी को देना चाहिए। पहला, साल 2019 और उसके बाद सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और उसके नंबर देकर 30,000 के करीब नौकरी लगी है। उनकी तफसील मैं आपको लिखकर भेज रहा हूं। उनमें से 25,943 पोस्ट की मैं तफसील ले आया। कौन सी नौकरियां हैं, कौन सी एडवर्टाइजमेंट है, क्या पोस्ट है, कौन से पद है, वो पढ़कर आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। उनकी आपको प्रेस विज्ञप्ति में सारी तफसील मिल जाएगी। अब सवाल ये है कि उदाहरण के तौर पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 4,858 पोस्ट है क्लर्क की। एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2019 1624 पोस्ट है जेई अलग अलग विभागों में। एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2019 2278 पोस्ट है अकाउंटेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर इत्यादि अलग अलग विभागों। एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2019 4322 पोस्ट है फार्मासिस्ट, वेलफेयर ऑर्गेनाइजर, वीएलडीए, डिविजनल रेवेन्यू अकाउंटेंट इत्यादि। एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2019 755 पोस्ट है लीगल असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन वगैरह। इसी प्रकार से एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2019 3,906 पोस्ट है स्किल डेवलपमेंट इत्यादि। और एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2020 पुरुष कांस्टेबल 5500, महिला कांस्टेबल 1100, महिला कांस्टेबल दुर्गा शक्ति 698। और एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2020 वर्क सुपरवाइजर, कारपेंटर, पेंटर 1137 ऐसी पोस्ट है। और 3/2021 पुरुष सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर इनकी पोस्ट। तो मैं 25,943 पोस्ट की डिटेल को आपके समक्ष रखता हूं। सवाल ये है कि जब सोशो इकोनॉमिक के नंबर खारिज हो गए और इन 30,000 नौकरियों पर अब खतरा बन रहा है, क्योंकि अब नौकरियों की लिस्ट नए सिरे से बनेगी, हाईकोर्ट ने जैसा कहा, और उसमें से सोशो इकोनॉमिक के नंबर काट कर देंगे। तो भाजपा सरकार के पास इसका क्या है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब 2019 से 2025 के बीच में जो मैंने ये पोस्ट आपको बताई, ये सब संशय के घेरे में। जब नई मेरिट लिस्ट बनेगी तो जो लोग उस मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे पर आज कर्मचारी लगेंगे, उदाहरण के तौर पर अगर 30,000 है, अगर 15,000 नहीं है, मुझे नहीं पता कितने नहीं आएंगे, तो लिस्ट बनती मालूम चलेगा, तो ये 15,000 सबके कर्मचारी फिर एडहॉक कर्मचारी बन जाएंगे, जैसा हाईकोर्ट में उनकी नौकरी बजा करके कहा। तो फिर 5 से 6 साल की जो नौकरी की है वो खत्म हो गई। उस नौकरी को प्रमोशन के लिए गिना नहीं जाएगा, जैसा हाईकोर्ट के हुक्म दिए। उसे इंक्रीमेंट के लिए नहीं गिना जाएगा, उसे डीएमएस अलाउंस के लिए नहीं गिना जाएगा, और उसे पेंशन के लिए भी नहीं गिना जाएगा। तो आप मुझे बताइए, सवाल ये है, कसूर करें मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी, और भुगतान करें वो बेकसूर कर्मचारी जो उनके झांसे में आते हैं। ये क्यों? क्या इसका जवाब श्रीमान नायब सैनी जी देंगे? तीसरा पॉइंट, जब हजारों पक्के कर्मचारी 2019 से 25 में जो लगे, जब वो कच्चे कर्मचारी या एडहॉक कर्मचारी बन जाएंगे, तो वो तब तक पक्के नहीं हो सकते जब तक उनके काडर में रेगुलर पोस्ट नहीं आए। अब अगर ये पोस्ट 3 साल होता है, उस काडर में कोई जेल लगा है किसी विभाग में, उसके काडर में 3 साल आई हुई है, रिटायरमेंट है, तो 5 साल पहले और 3 साल और उसकी 8 साल की नौकरी चली गई। इसके लिए जिम्मेवार कौन है, दोषी कौन है? क्या जिम्मेवारी सीधे मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी और बीजेपी की नहीं? चौथा पहलू, नायब सैनी जी और उनकी सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जो खंडपीठ का फैसला ये जो आया है, अब वो
वो इसको ये कह रहे हैं कि हम अदालत के दरवाजे खटखटाए, जो मैंने पढ़ा। तो इस फैसले के मुताबिक जो पक्के कर्मचारी जिनकी नौकरी हट जाती पर अदालत ने उनकी नौकरी बचा ली और उन्हें एडहॉक कर्मचारी बना, तो अगर अदालत का फैसला ये खारिज करवा देंगे तो उनका विचारों का क्या होगा? वो तो ना पक्के रहे या फिर ना कच्चे रहे, वो तो दोनों तरफ से खत्म हो जाएंगे। इसका एक ही हल है और वो ये है कि नायब सैनिक की इस प्रक्रिया से हटने वाले सभी कर्मचारियों के लिए, तो 10,000 हो, वो 12,000 हो, वो 15,000 हो, 18,000 हो, वो 2,000, उन सब के लिए रेगुलर पोस्ट सैंक्शन कर दीजिए। आप ही फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस से सैंक्शन करिए, नई पोस्ट का सृजन कर दीजिए, तो ना कोई एडहॉक कर्मचारी बना, ना किसी की नौकरी गई, ना किसी की सर्विस गई, प्रमोशन पे जो होगा वो हो जाए। पर ये सब करने की बजाय श्रीमान नायब सैनी ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। पर क्या उन्हें नहीं मालूम मुख्यमंत्री रहते हुए भी कि सुकृति मलिक का ओरिजिनल केस है जहां सोशो इकोनॉमिक नंबरों को खारिज किया गया है, वो केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए नायब सैनी, वहां हरियाणा का केस खारिज हो गया, तो उस पर मोहर लग गई। तो जब आपका केस पहले ही सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुका है, तो आप इन हजारों कर्मचारियों को और वो हजारों बच्चे जो नौकरी लगने की इच्छा रखते हैं, उन सबको आप अदालत के पचड़े में क्यों डाल रहे हैं अपील के, जब वो अपील कामयाब हो ही नहीं सकता? इसका जवाब श्रीमान नायब सैनी जी को इन सबको देना चाहिए। पांचवा पॉइंट, अब सवाल ये भी है कि जो बच्चे बेरोजगार युवक और युवतियां, अब उनको कुछ साल तक नौकरी लगेगी या फिर नहीं लगेगी? तो 3 महीने में 30,000 से अधिक या जो भी 30,000 के करीब नौकरियां हैं, इनकी अभी रिवाइज मेरिट लिस्ट बना। उस रिवाइज मेरिट लिस्ट में जितने हजार कर्मचारी निकल जाएंगे वो कच्चे कर्मचारी या एडहॉक कर्मचारी हो जाएंगे। फिर वो इंतजार करेंगे कि जब उनके काडर में रेगुलर पोस्ट आएंगी तो उनको पहले लगाना पड़ेगा। तो जो बेरोजगार है उसका क्या होगा बेचारे का? वो कहां जाए? वो किस कुएं के अंदर जाकर गिरेगा? उसको रोजगार और रोटी कैसे मिलेगी? इसका जवाब श्रीमान नायब सैनी को देना चाहिए। और इसका एक पहलू और भी, आप याद करिए जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा था 2024 विधानसभा का, मैं एक उदाहरण देकर इसे बताता हूं। तो कोड ऑफ कंडक्ट से 3 घंटे पहले श्रीमान नायब सैनी जी ने 5500 पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट एडवर्टाइज करवाई 3 घंटे पहले चक्कर से, और उसके बाद उनको एक कहा कि मैं वोट बाद में लूंगा, तुम्हें नौकरी पहले दूंगा। आज 9 महीने बीत गए हैं, 7 महीने सरकार और 1.5 महीने की चुनाव की प्रक्रिया है। वो खून से चिट्ठी लिखते हैं, हम लोग नायब सैनी के बच्चे खून से चिट्ठी लिखकर भेजते हैं कि हमारा फिजिकल टेस्ट तो करवा दो। अब उन बच्चों का होगा क्या? क्या नायब सैनी जी बताएंगे जिनको झांसा देकर आपने सरकार बनाई? छठा पहलू, सबसे बड़ा असर तो कौशल निगम के हमारे साथियों, गरीब साथियों को होने वाला है। क्यों? 3 महीने में पक्के कर्मचारियों की 30,000 की लिस्ट रिवाइज होगी। जो उसमें निकल जाएंगे वो कच्चे कर्मचारी बन जाएंगे, जो कच्चे बन जाएंगे उनको आपको एडजस्ट करना है। वो एडजस्ट कहां होंगे? वो एचपीआरएन के अगेंस्ट होंगे, तो फिर एचपीआरएन हट जाएंगे। 2024 के चुनाव से पहले झांसा पार्टी बीजेपी ने 50,000 बच्चे एचपीआरएन में लगा दिए, ये कह के कोई पक्का कर देंगे। अब बोलते हैं भैया अभी करेंगे पक्का, 5 साल बाद करेंगे 2029, और उससे पहले कोई हट गया तो हट गया। अब हजारों बच्चे हट गए, 2,500 बच्चा हट चुका है एचपीआरएन का। अब ये हजारों बच्चे जब और आ जाएंगे, अगर 15,000 बच्चा और आ गया तो 15,000 एचपीआरएन के कर्मचारी और हट जाएंगे। तो हमारा सवाल है
कोई नौकरी की भर्ती ना करनी पड़े। जब एडहॉक कर्मचारियों को पक्का करना है तो फिर सीईटी एग्जाम में से बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, पहला सवाल। और सीईटी एग्जाम पास करने के बाद पक्की नौकरी कैसे मिलेगी, इसका जवाब भी श्रीमान नायब सैनी जी को देना चाहिए। ये साफ बात है। सच्चाई ये है साथियों कि पिछले 10 सालों में हरियाणा के युवाओं के भविष्य को ही पर्ची खर्ची वाली सरकार ने खर्च कर डाला। हरियाणा के युवाओं के भविष्य को खर्च करने वाली सरकार ही भाजपा की सरकार। हमारी मांग है कि सोशो इकोनॉमिक के नंबर खत्म करने के बाद जो कर्मचारी एडहॉक बने हुए एडहॉक न बनाया जाए। सरकार चाहे तो वो कर सकती है। मुख्यमंत्री इन सब के लिए वो कितने हजार भी पड़ विपक्ष समर्थन करेगा, 10,000 हो, 15,000 हो, 16,000 हो, 5,000 हो, नए पदों का सृजन करे, नया बजट आकलन करे, नए पद मंजूर करे और उनकी आधी रेगुलर भर्ती हो। उससे ना ये बच्चे खराब होंगे जो लगे हुए 5-5 साल से, ना एचकेआरएम के बच्चे हटेंगे और ना ही जो नए बच्चे नौकरी लगने उन पर प्रभाव है। और मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी दोनों को हरियाणा के नौजवानों से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने वोट लूटने के लिए जो 2 पायदान बुने थे वो इमारत दोनों पायदानों पर आज गिर गई। सोशो इकोनॉमिक पर भी, सीईटी पर। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहे देखिए, सुरेंद्र जी, किसी भी सरकार को संविधान की जानकारी होगी और वो संविधान के अनुरूप चलेगी, उससे ये उम्मीद है। हिंदुस्तान में आर्टिकल 15 और 16 जब आप पढ़ते हैं संविधान का, जो मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, तो उसमें अनुसूचित जाति, आदिवासी भाई बहन और पिछड़ा वर्गों के हमारे साथियों के लिए आरक्षण 50% के करीब हमारे प्रांत में वो बनता है। इसके अलावा कांग्रेस ने 2009 में, मुझे इसलिए कि मैं उस कांग्रेस के राष्ट्रीय घोषणा पत्र का सदस्य था, शायद कन्वीनर भी था, हमने ये प्रपोज किया था और पहले सबसे हरियाणा में किया था जब हम इस मंत्रिमंडल में कि आर्थिक आधार पर भी जो किसी भी जाति से गरीब है उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। कांग्रेस इसकी पक्ष है और आगे में जब संविधान संशोधन आया इस सरकार में तो हमने उसकी समर्थन किया, तो 10% हुआ। हाईकोर्ट में भी ये कहा जब आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण है तो आप आर्टिकल 15 और 16 के अलावा मापदंड कैसे रख सकते हैं? ये बात तत्कालीन मुख्यमंत्री खट्टर साहब को भी पता थी, ये बात मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को भी पता थी, पर जैसा मैंने कहा दोनों ने ना पर्ची ना खर्ची का झूठा नारा देकर हरियाणा के नौजवानों की वोट को लूटा और आशा की, और उनकी ना पर्ची ना खर्ची का 2 आधार थे। एक आधार था सोशो इकोनॉमिक, एक आधार था सीईटी, दोनों सिरे से खारिज कर और असंवैधानिक पाए गए और सिरे से खारिज हो गए। तो ये दर्शाता है कि बीजेपी ने हरियाणा के युवाओं को झांसा दिया।
ये धूर्त और कपटी सरकार है जिन्होंने धूर्तता से हरियाणा के नौजवानों की वोट लूटी, छल और कपट से उनकी आंखों पर पट्टी बांधी, उन्हें बरगलाया और आज हरियाणा के युवा एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जिसे हरियाणा की खड़ी बोली में कहते हैं न कान बीच न कोस बीच, या एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई, अगर मैं उसे हिंदी की अतिशयोक्ति के तौर पर बताऊं तो ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके लिए वो जिम्मेवार है जो उस समय के मुखिया थे जो आज के अगर आप हाईकोर्ट का निर्णय जिन्होंने साथ लिया उन्होंने कहा था रिजल्ट इज क्वॉश, इसलिए तो सर क्वॉश हुआ। जो रिजल्ट और रिवाइज रिजल्ट बीजेपी की सरकार ने निकाला था वो खारिज हो गया और उनको कहा कि इस क्राइटेरिया के आधार पर दोबारा रिजल्ट फ्रेश क्राइटेरिया पर सीटी के नंबर को रिकैलकुलेट कर और सीटी के बगैर आप नौकरी नहीं कर सकते। सीटी साल में 2 बार होना था, 5 साल में 10 बार होना था। 5 नवंबर 6 नवंबर 2022 के बाद हुआ नहीं तो बच्चे कहां जाए? तो क्या 2021 और 25 या 2022 के बाद कोई बच्चा बीए पास नहीं हुआ? किसी ने 12वीं नहीं की, किसी ने एमए पास नहीं की, किसी ने 10वीं पास नहीं की, किसी ने जेईई का डिप्लोमा नहीं किया, किसी ने पॉलिटेक्निक पास नहीं किया, किसी ने आईटीआई पास नहीं किया। ये दर्शाता है कि केवल बरगलाने, बहकाने और झूठ बोलने के अलावा झांसा सरकार ने और कुछ किया नहीं और इस वजह से आज हरियाणा के 25 दोराहे पर खड़े। जो नई ट्रांसफर पॉलिसी लेकर आए श्रीमान नायब सैनी जी, मैं तो कम से कम उससे सहमत हूं। ट्रांसफर पॉलिसी पारदर्शी होनी चाहिए, मैं सहमत हूं। ट्रांसफर पॉलिसी अकाउंटेबल होनी चाहिए, मैं सहमत हूं। ट्रांसफर पॉलिसी आर्बिट्रेरी यानी एक चक्रवात से ग्रस्त नहीं होनी चाहिए, मैं सहमत हूं। पर अगर विधायक और मंत्री को और सांसद को कोई अख्तियार ही नहीं है तो फिर उन सबको इस्तीफा देकर घर भेज देना चाहिए और सब एक्सीएस और आईएएस अफसर को मिनिस्टर और विधायक और एमपी की पोस्ट पे नॉमिनेट कर देना चाहिए। क्यों मिनिस्टर अपने मंत्रालय के अंदर, मैं तो विपक्ष में हूं और मैं पूछता हूं क्या भाजपा के सब मंत्री इतने निकट्टू, नाकारा और नालायक हैं, निकम्मे हैं कि मुख्यमंत्री को लगता है कि वो कोई ट्रांसफर सही नहीं करेंगे, उसमें या तो नालायकी होगी या भ्रष्टाचार होगा, तो ये सरकार क्यों चला रही है? मुख्यमंत्री को अगर ये लगता है कि उनकी पार्टी के सभी विधायक, सभी सांसद नालायक, निकम्मे, नाकारा, निकट्टू, जिनको मालूम ही नहीं शासन कैसे चलेगा, तो फिर आप क्यों सरकार चला रहे? चुने हुए प्रतिनिधियों का घोर अपमान है, उनकी बुद्धि का, सरकार के मंत्रियों का, सरकार के विधायकों का, विपक्ष के विधायकों का, सरकार के सांसदों का, विपक्ष के सांसदों का। ये दर्शाता है इस सरकार को राजनीतिक लोग नहीं, कुछ नागपुर से आए लोग, कुछ कंसल्टेंट और बाकी अफसर वो चला रहे और किसी चुने हुए आदमी श्रीमान नायब सैनी जी को कोई जरूरत नहीं। जी भाजपा के सांसद हैं, आज भिवानी में थे, वो कह रहे हैं कि पहलगाम में जो हुआ वहां महिलाओं को मुकाबला करना चाहिए था, महिलाएं अगर मुकाबला करती तो कई जाने बचा सकती हैं। ये जागरा साहब हमारे बुजुर्ग, मैं उनका बहुत व्यक्तिगत तौर से आदर करता हूं, मैंने उनका बयान देखा, हो सकता है उनकी व्यक्तिगत राय और प्रजातंत्र में हर आदमी की अलग अलग राय हो सकती है, तो ये बात का विषय होगी। आदरणीय मित्र, क्योंकि ये विषय क्रम है तो हमें इससे भटकना नहीं चाहता।
पर मैं एक ही लाइन कहूंगा, अगर श्री अमित शाह पहलगांव में खास तौर से वो जो वीडियो है यहाँ पे, उसका नाम है ग्राउंड्स के अंदर, अगर पुलिस ही लगा लेते तो शायद नहीं हादसा होता है। अगर वो मैक्सर टेक्नोलॉजी जो बार बार पहलगाम की फोटो ले रही थी, जहां पाकिस्तानी कंपनी की हिस्सेदारी है, जो पब्लिकली अवेलेबल नॉलेज है, जो आईबी, एनटीआरओ, नेशनल नेट ग्रिड, सीबीआई, एनएसए, डिफेंस जो हमारी कमेटी है, इन सबको ये बात मालूम है। अगर वो कोई देख लेते तो वहां फोर्स लगा लेते। इसलिए एक लंबी बात का विषय है, इसकी फिर कभी चर्चा करेंगे। पर माननीय सांसद जी ने जो कहा है तो सोच कर कहा होगा, मैंने उनका बयान देखा नहीं तो मैं इस पर चर्चा करूंगा। देखिए, हिंदुस्तान में अब बोलने की आजादी नहीं है, शायद सुनने और कहने की आजादी नहीं है, लिखने की भी आजादी नहीं। इसलिए कि मैंने जैसा कहा, माननीय सांसद जावड़ा साहब बीजेपी से सांसद, उन्होंने एक बात कही, मैंने कहा ठीक है, उनकी राय। एक प्रोफेसर साहब ने एक और राय रखी, मैंने कहा उनकी राय हो सकता है। विमान साहब ने बैठे, उनकी एक और राय हो सकती है, मोर साहब बैठे, उनकी एक और राय हो सकती है, आपकी एक और राय हो सकती है। इस देश में मल्टीट्यूड ऑफ राय, अलग अलग ओपिनियन रखने में बुराई क्या है? ये देश बहुत शक्तिशाली है, व्यक्तियों की राय से रहे कमजोर होता नहीं बदलता, बल्कि प्रजातंत्र में वाद विवाद, प्रजातंत्र में अलग अलग राय उसकी खूबसूरती का हिस्सा। ये दिखाता है कि बीजेपी ऑटोक्रेसी को ही डेमोक्रेसी मानती है। ये सब एक पैटर्न है। मैंने आज सुबह कहा भी है, श्री अशोक अरोड़ा न केवल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, पर हरियाणा की विधानसभा में वरिष्ठतम विधायकों में से एक। उनका स्वभाव से कम चंडीगढ़ और हरियाणा के प्रेस के लोग भी वाकिफ हैं, कई होते हैं इसका स्वभाव गर्म। अशोक अरोड़ा बड़े मृदु और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन पर जो उनके साथ जो गुंडागर्दी है, एक सुनियोजित तरीके से मुख्यमंत्री के जिले में षड्यंत्र से उनके ऊपर जो हमला बोला है, उनको अपमानित करने की जो साजिश थी, ये भाजपा प्रायोजित गुंडागर्दी। ये मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहमति के बगैर नहीं हो सकता। एक कदम और होगा। बल्कि मैंने 3-4 सवाल भी पूछे, तो क्या इसका मतलब विपक्ष के किसी विधायक को अब उसकी विधानसभा क्षेत्र में नगर पालिका का सदस्य होने के बावजूद मीटिंग में जाने से पाबंदी है? क्योंकि वहां वो हमला करवाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे, अपमानित करने का षड्यंत्र करेंगे। तो क्या रवायत ये है कि चुने हुए प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं, उसकी वजह किसी और को भेजा जाए? तो क्या रवायत ये है कि अगर शहर से पंजाबी समाज का पूरे हरियाणा का एक
राजनीति से ऊपर उठ के भी समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। उनको अपमानित और बेइज्जत करने के लिए इस प्रकार की गुंडा करने का बीजेपी सहारा लेती, ताकि एक लोग की जो बुलंद आवाज है मुख्यमंत्री के खिलाफ वो कुरुक्षेत्र जेल में दबाई जा सके। और क्या फिर प्रजातंत्र के कोई मायने बचे? इस प्रकार की गुंडागर्दी, दुर्व्यवहार, हाथापाई, सीना चोरी ये दर्शाती है कि उनका चाल चेहरा चरित्र ही गुंडई है। इसकी जितने कड़े शब्दों में भत्सना और निंदा की जाए, देखिए सरदार मनमोहन सिंह जी ने इस देश और पूरे सिख समाज को हमेशा गौरवान्वित किया है। वो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े लीडर और प्रधानमंत्री थे, पर वो इस पूरे देश के प्रतिनिधि थे। और जो सिख गुरुओं की मर्यादाएं उसको अगर मनगढ़ंत धर्म से किसी ने उसकी अनुपालना की है, बहुत सारे हमारे सिख भाई बहन हैं, पर शायद मनमोहन सिंह जी उन सब में अग्रणी थे। मुझे लगता है कि उनके नाम राजनीति के दंगल में उनकी देहांत के बाद घसीटना अनुचित है। बाकी मैं एसटीपीसी के मित्रों के विवेक